दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज नशा। मैं हूं महेश गुप्ता। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग का मैदान तैयार है। मंच पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप की बरसात हो रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या देश को इस टकराव से फायदा हो रहा है या नुकसान। आज की हमारी बहस का विषय है कुर्सी का सम्मान बनाम सत्ता का संग्राम। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर सूरज यादव मंडल जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने हैं। क्या प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल को चोर कहना राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है, या ये हम कहें कि आजकल ये नेताओं की एक आम भाषा है? नहीं, देखिए, जो परिस्थिति है उसमें किसी प्रकार से यह उचित नहीं ठहराया जा सकता है वो भी कोई आम नेता बोले और प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी करे जो मर्यादा के विपरीत है। एक महिला मुख्यमंत्री के संबंध में है और महिलाओं के संबंध में जो आचरण होना चाहिए उसके लिए पहले से बदनाम है। इन्होंने अच्छा। पहले भी इस तरह की बातें आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए भी कर चुके हैं। ये और भी महिलाओं के लिए ऐसी बातों का प्रयोग करते हैं, इनके मुंह से चाहे अनचाहे ऐसी बातें निकलती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह कुछ और भी बोल देते हैं। तो ये निश्चित रूप से निंदनीय है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम। डॉक्टर साहब, हमने जब पिछली बार भी देखा था, जब जब चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो इन्होंने जिस प्रकार से नारे लगाते थे और मंच से संबोधन देते थे, दीदी ओ जी जी। दीदी, रियली सर कितना बुरा लगता था। मतलब आप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री छोड़िए सर, कोई भी सामने महिला है, महिला भी वो मुख्यमंत्री हैं, उन पे कोई कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ी हुई है, इसलिए ही वो सत्ता में काबिज है। चलिए जी। सर। सर और दूसरा नहीं, चीज था। जी जी उनको जी। पद से हटाने के लिए इन्होंने कई सारी तिगड़में की थी हैं। खास तौर से आप देखे होंगे कि ये पिछले चुनाव में किस तरह से वहां पर एक सांप्रदायिक माहौल हो, एक भारतीय जनता पार्टी से समर्थित लोगों द्वारा हिंसा का प्रयोग, जिसको ये बाद में कह रहे थे कि ये टीएमसी का जो है उनकी ओर से ऐसा हुआ है, लेकिन वो नहीं था, लोग देख रहे थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी ये राजनीतिक रूप से इतने अस्थिर हो चुके हैं। बिहार में जो राहुल जी की वोट चोर यात्रा चल रही है, वोट वाकई में अधिकार गजब यात्रा, और गजब। मैं आज उस यात्रा में शामिल था। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से लोगों के बीच में एक मैसेज ही नहीं, लोग निकल निकल के सड़कों पे आ रहे हैं, क्या सर दूर निकल दराज के आ रहे हैं सर? जगहों से रोड आ पे रहे हैं। क्या और हुजूम, ये क्या विजुअल है। और और ये बातें, मैं चूंकि यहाँ सक्रिय भी रहता हूँ अपने गृह क्षेत्र मधेपुरा में, और यहाँ बगल में सुपौल में वो आए हुए थे आज, और वहां से फुलपरास में उन्होंने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और बीपी मंडल को श्रद्धांजलि देते हुए एक सभा भी संबोधित की थी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम देख रहे हैं कि आप अपने पद पर अगर किसी कारणवश, या तो आरएसएस द्वारा आपको एक प्रकार से हिदायत दी गई है कि बिहार चुनाव में विपरीत परिस्थिति होगा तो हो सकता है आपको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए, और या अन्यथा दूसरा वो हो, तो उससे बौखला कर ये जो बातें कर रहे हैं ये मर्यादा के विपरीत है। एक पद पर जिस पर ये आसीन है, कभी भी उसका जो उचित सम्मान तो किए नहीं। ट्रंप को जिताने के लिए इन्होंने जितना जोर लगाया, अब रोज इनके मुंह पर ऐसी सी बातें कर देता है, और एक शब्द भी उसके विरुद्ध बोलने में इनका हैसियत और हिम्मत नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं, तो फिर ये किस पर बोलेंगे? ये अपने भारत देश की एक महिला मुख्यमंत्री के बारे में ही बोलेंगे, और क्या करें। ठीक जिस बात है। डॉक्टर साहब, क्या ममता बनर्जी का यह बयान कि मेरी कुर्सी का भी सम्मान करें एक राजनीतिक हथकंडा है, या लोकतांत्रिक गरिमा की ये सही मांग है? बिल्कुल। नहीं, आप समझिए ना कि और वो किस तरह से अमर्यादित भाषा के बारे में इससे बेहतर वो क्या बोलते। ये थोड़ी ठीक बात। बोलेंगे कि मैं महिला हूं तो आप महिला का सम्मान करें।
जो नेचुरल है, सही व्यक्ति है। सिंदूर सिंदूर करके सिंदूर की कीमत आज से 50 साल पहले ही भूल गए थे, वो व्यक्ति को पद का तो कम से कम सम्मान करना चाहिए। इनका वो भी नहीं। जिस जी 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 सर, आवाज साफ है बिल्कुल। हाँ हाँ, तो ये पद का भी वो सम्मान नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये ममता जी की जो बात है, ये एक बेहद ही साधारण और एक सम्मानजनक से उनके अपमान का ये जवाब दे रही हैं। इससे बेहतर और जवाब और कुछ हो नहीं सकता है। अब ये देखिएगा, इसी कड़ी में मैं जोड़ता हूँ कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट का जो है आदेश आया और जो उसने फैसला सुनाया, कई महीनों बाद सुनाया है। जब क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी हाई कोर्ट जो 3 महीने तक फैसले को रोक के रखे तो चीफ जस्टिस के पास फाइल को भेजे। तो अब देखिए कि हाई कोर्ट ने कहा कि इनकी जो है डिग्री नहीं दिखाई जाएगी। हाई कोर्ट ने क्या बोला क्या नहीं बोला छोड़िए, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता का प्रतिनिधि काउंसलर भी होता है, एमएलए भी होता है, एमपी भी होता है, मंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर होकर आपको सर अपने डिग्री दिखाने में वो आपत्ति हो रही है, इसका मतलब फर्जी है वो। और दूसरी बात ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर अमित शाह थे और अरुण जेटली थे, उन्होंने इनकी डिग्री लहरा कर दिखाई थी। तो इसका मतलब हम ये मान के चले कि वो डिग्री नकली है जो अमित शाह ने आप जेटली को दिखाई थी। आपको ये आश्चर्य होगा जान के कि अभी बहुत सारे मीम बन रहे हैं जो इंस्टाग्राम और अन्य जगह पे लोग डालते हैं। तो क्या चल रहा है ये मैं बताता हूँ कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री नहीं दिखाई। यानी लोग यस। ये मान ही रहे हैं कि ये डिग्री फर्जी है। अगर डिग्री होती तब तो वो दिखाते। और जो डिग्री को उन्होंने जैसे दिखाया, उसी समय कई सारी उसमें जो विषमताएं थी, जो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन था, वो नजर आ गई थी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, मेरे पास भी डिग्री है। मैं बीए किया हूँ 85 में और एमए किया हूँ 86 में, 87 में। तो ये जो मेरी दोनों डिग्रियां हैं वो हस्तलिखित हैं, जिसको कहते हैं एक क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में, जो एक अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा जाता है, क्योंकि उस समय कंप्यूटर था नहीं। तो जी ये जी। इन्होंने जो डिग्री दिखाई, जो अरुण जेटली जैसे प्रकांड एडवोकेट, उसको लेकर एक तरह से लग रहा था दिल्ली कि विश्वविद्यालय के जनता की विश्वविद्यालय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो बहुत कुछ जनता जानते की हैं अदालत भी, होगा। जी जी जी, जी। जनता की अदालत में दिखा रहे हैं। तो उस डिग्री में हम लोग देख लिए थे कि किस प्रकार से वो कंप्यूटराइज डिग्री दिखा रहे हैं उस समय में। तो ये बिल्कुल फर्जी थी, और ये सबको पता चल गया, इसलिए उसको छुपा रहे हैं। नेचुरल। जी सर। जी जी। जी सर, क्या प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी की जो कुर्सी का अपमान किया, ये सिर्फ राजनीतिक हिस्सा माने? जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है और ये अपना रुख दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये नहीं, देखिए, ये कुर्सी का खेल तो इनके सामने बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, ये बहुत ही एक प्रकार से देश में एक बहुत ही अहम सवाल उठ रहा है कि किस प्रकार से ये चुनाव जीत रहे हैं, और उस चुनाव जीतने में जो कंडे अपनाए जा रहे हैं। जी, मैं समझता हूँ सब नेटवर्क में कुछ इशू आ गया है। नहीं आपको नहीं, चल आवाज रहा सुनाई है। पड़ रही है मेरी? आ रही है सर आवाज। सर ये सब क्या बोले कि केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार की लड़ाई असल मुद्दों को पीछे धकेल रही है, जो ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपसे के बीच में आमने सामने है, या ये भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख दिखा रही है? नहीं, जो अभी आपने कहा कि केंद्र बनाम राज्य के बीच में जो प्रश्न उठ रहे हैं, ये तो शुरू हो गया था तमिलनाडु से। तमिलनाडु में जो गवर्नर हैं, उनके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में केस आया। मामला सुप्रीम कोर्ट के तरफ से तय किया गया, जिसमें डीएमके सांसद पी विल्सन और कई सारे लोग जो वहां वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उन्होंने तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व किया। और वहां पर ये कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोका जा सकता है, और ये दोनों पर लागू होता है, चाहे वो गवर्नर हो या राष्ट्रपति। जिसके विरुद्ध जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे,
उन्होंने तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध एक पूरा का पूरा एक कहिए कि युद्ध की घोषणा कर दी। और जिस प्रकार से वो बयान दे रहे थे, वो न सिर्फ एक संवैधानिक पद का अपमान था, बल्कि लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन बड़ी विचित्र परिस्थिति है, उनको अचानक से इस्तीफा देना पड़ा। किन कारणों से उन्होंने आज तक नहीं बताया। अभी तक वो लापता है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। तो ये जो परिस्थितियां चल रही हैं देश में, ये बिल्कुल चिंताजनक है। और सिर्फ केंद्र बनाम राज्य की बात नहीं है, ये जो जिस प्रकार से शासन में बैठे हैं, वो अधिकृत नहीं है, मैं समझता हूँ असंवैधानिक सरकार, जिन्होंने कई सारे लोकसभा की सीटों को मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में किया है। ऐसी परिस्थिति में वहां पर जो परिणाम आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। और हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि राज्य बनाम केंद्र से अलग हटकर भी इसको समझने की जरूरत है। जी सर। डॉक्टर साहब, क्या ममता बनर्जी का यह आरोप सही है कि बीजेपी डबल इंजन राज्य जो डबल इंजन सरकार है और राज्यों में भ्रष्टाचार पर तो चुप है, जहां पे इनकी डबल इंजन सरकार है, लेकिन जो ममता का राज्य है, ममता बनर्जी का, बंगाल पर सख्ती कर रही है। इस बात से आप कितना सहमत है? जो राज्य सरकार बनाम जो केंद्र सरकार की बात है, वो तो शुरू हो गई थी तमिलनाडु से, जब वहां के गवर्नर ने कई विधेयकों को कई अनिश्चित काल के लिए रोक रखा था। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम फैसले में कहा है कि गवर्नर जो है वो एक अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते हैं कोई भी विधेयक, और न ही राष्ट्रपति रोक सकती। और जिसके विरुद्ध जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध ही एक अपना पूरा जो है अपने कहना चाहिए अटैक शुरू कर दिया था। बाद में खैर उनकी खुद की छुट्टी हो गई। तो और वो पता नहीं कहाँ है अभी। वो उन्होंने बहुत ही एक इस हाल में इस्तीफा दिया कि जिसके बारे में अधिक लोगों को पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो पश्चिम बंगाल में जो है से सिर्फ ये केंद्र बनाम राज्य सरकार ही नहीं होके, ये पश्चिम बंगाल बिहार में किसी तरह अपनी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ये मुहिम है। चाहे इसके लिए संविधान को ताक पर रखना पड़े, चाहे इसके लिए वोट को किसी तरह से मैनिपुलेट करके चोरी करके लेना पड़े, और वो इस काम को कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो ममता जी की जो बात है वो बिल्कुल सही है, और उन्होंने जो आरोप लगाया है केंद्र पर, उन्होंने सही आरोप लगाया। जी सर। जी 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 सर, क्या इस तरह की बयानबाजी जो चल रही है वो संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है, या सिर्फ चुनावी राजनीति की गर्मी है? नहीं, ये सिर्फ संघीय राजनीति की नहीं बात, ये संविधान को ही पूरा अपने पर हमला कर रहे हैं। संविधान के अनेक चीजों को इन्होंने बाईपास करके उसमें कुछ ऐसी चीजों को ढूंढ लिया है जिससे वो संविधान के विपरीत ही काम करे। तो ये सिर्फ संघीय ढांचों पर हमला नहीं माना जा सकता है, इसको मैं संविधान पे हमला मानता हूं। और संविधान को बचाने के लिए जो राहुल गांधी की मुहिम है, या जो बिहार में एक मुहिम चल रही है, वो इस प्रकार की मुहिम पश्चिम बंगाल में भी शुरू करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ ममता जी इस बात को समझेंगी, और हम लोगों का सलाह है कि वो लोगों के पास जाए और इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी की जो एक तरह से षड्यंत्र है उसका जवाब दे, वो एक सामूहिक रूप से जनता के साथ मिलकर और पूरे ताकत के साथ। जी सर। आप देखिएगा ना, जैसे अभी आपने पहले भी बोला था कि यह एक नया बिल ले आए जिसमें लिखा बिल है, उसमें प्रावधान रखा जा रहा है कि कोई भी पीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, अगर वो 30 दिन पुलिस उसको डिटेन करके रखती है, या जेल में पुलिस रिमांड पे रहता है, या उसके बाद जब जेल चला जाता है, जमानत नहीं होती 30 दिन, 5 साल से अधिक सजा वाले मामलों में, तो उसकी कुर्सी चली जाएगी, तुरंत चली जाएगी 31वें दिन। तो सर ये जो है ना, वही जो आप ये कह रहे हैं कि संघीय ढांचे को लेकर एक तरह से ये जो नहीं, उस पर मैं अपनी बात भी रख देता हूँ सर। कॉपी है ये जी। हाँ, नहीं देखिए, ये बिल्कुल, ये कौन प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करे? सारे भ्रष्टाचार को जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उनकी सारी करतूतें लोगों के सामने है, अभी जो अपनी फर्जी डिग्री को भी झांपने के लिए हर भरसक प्रयास प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये पूर्णतः एक प्रकार से आदेश है
कि या अगर आप भ्रष्टाचार में किसी प्रकार का हमें मिलेगा आपके विरुद्ध, तो या तो आप जेल जाएंगे या भाजपा में आइए, भाजपा में आपको क्लीन करके प्रस्तुत किया। हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, बाकी सारे लोगों को देख लीजिए, अजित पवार को देख लीजिए, सारे भ्रष्ट लोगों का एक शरण स्थल बन चुका है भारतीय जनता पार्टी। और ये इस प्रकार के बिल ला रहे हैं। ये बिल जो है, ये अगर लाना ही था तो इसको इस प्रकार से लाते कि सिर्फ सीएम क्यों, सारे एमपी एमएलए भी इसके दायरे में आ जाए। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे वो 30 दिन के अंदर इस्तीफा दे अपने संसद के। ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है सर, इसमें है कि 5 साल से अधिक कोई भी मामला सर, भ्रष्टाचार का तो चलो फिर भी थोड़ा सा समझ में आता है, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट होगा, कोई पैसे का लेन देन होगा, कोई प्रूफ। इसमें तो है कि 5 साल से अधिक सजा वाले मामले में कोई भी जनरल केस सर किसी, आप ये देखिएगा कि सत्येंद्र जैन जो है 1 साल से ज्यादा जेल में पड़े रहे, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं हुई, मुश्किल से जाके 1 साल बाद जाके जमानत हुई है। और अब सीबीआई ने ही क्लोजर रिपोर्ट फाइल की कोर्ट के अंदर कि हमारे पास कुछ नहीं है, पर उस आदमी को तो 1 साल से ज्यादा जेल में कट गया सर। और सर हम तो लीगल रिपोर्टिंग करते हैं, जब तक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं होती तब तक जो है पुलिस ये कह सकती है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन है जी, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी है। कोर्ट ये कैसे कह देगी कि नहीं आपकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है कीजिएगा, नहीं, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि निर्दोष है, मैं उसको जमानत दे रहा हूँ। अदालत के भी सर हाथ नहीं, ये तो संजय सिंह के केस में भी देखा गया है। छोटे मामलों में 30 दिन में, बड़े मामलों में 90 दिन में जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है, उसके अंदर सारा चीजें आ जाती है जानकारी में, और बल्कि 1-2 गवाहियां भी हो जाती हैं, तब जाकर वो बेल मांगने का हकदार बनता है कि साहब देखिए चार्जशीट में भी कुछ नहीं है, गवाही में कुछ निकल के नहीं आ रहा, तब जाकर अदालत जमानत देती है। अदरवाइज सर ये पुलिस का राइट है कि सर मामला जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कोर्ट कैसे सही बात है ये। नहीं, ये तो लोगों को नजर आ गया है, और संजय सिंह का भी ऐसा ही मामला था। जब उनको एक प्रकार से अडानी के विरुद्ध बोलने के लिए जबरन किसी न किसी मामले में एक तरह से फंसाकर गिरफ्तार किया गया, बाद में उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य और कुछ भी नहीं मिला है। इसी तरह और भी मामले हैं, अरविंद केजरीवाल भी अभी बेल पे हैं, अगर तो उनके विरुद्ध भी या मनीष सिसोदिया के विरुद्ध भी कोई ऐसी इनके पास पुख्ता सबूत कुछ नहीं मिला है। तो ये तो या तो ये इसे सिर्फ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सर हथियार नहीं सर, ये तो बोलेंगे बिल्कुल तानाशाही हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। और सर मैं मतलब आपको क्लियर बताता हूं कि कुछ एलिगेशन ऐसे होते हैं इतने सीरियस कि सबको पता है, पुलिस को पता है झूठा है, जज को पता है झूठा है, लेकिन जज साहब भी बेल बिल्कुल ग्रांट नहीं कर पाते। जैसे अब ले लीजिए कोई महिला है, कोई लड़की अगर किसी पे एलिगेशन लगा दे कि रेप की सारी मेरे मिलने गई थी, इन्होंने मुझे चाय में या कैंपा में कुछ पिलाया और मेरे साथ जो है गलत काम किया, इवन वो अगर अपना मेडिकल ना भी कराए तो भी सर अरेस्ट होती है, चार्जशीट फाइल होती है। अगर उसका मेडिकल नहीं हुआ है, बाकी क्या हालात है, वो जाकर जब कोर्ट में गवाहियां चलती हैं 2 साल में 5 साल में, तब जाके कोर्ट उनको कंसीडर करके जो है बरी करती है, संदेह का लाभ देकर। तब सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहती कि निर्दोष है एक्यूज, वो कहते संदेह का लाभ देकर अभियोजन जो है पक्ष साबित नहीं कर पाया, उसमें लड़की के खिलाफ कंप्लेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। तो सर जब इस प्रकार के मामले अगर आएंगे तो कोई भी कंप्लेंट करेगा, हो जाएगा। आप टिकट 2G देखिएगा कि कितना लंबा चला, कितने लोग उसके अंदर जेल में रहे, 1.25-2 साल अंदर जेल में रहे, साफ बरी हुए वो। और जज साहब कहते थे कि मैं रोज बैठा रहता था, गवाह आएगा कोई ऐसा बयान देगा कि मैं उसको नोट करूं और मेरे को लगे कि हाँ सजा के लिए मुझे कुछ मिल रहा है। जज साहब की तो टिप्पणी है उसमें फैसले में लिखी हुई है सर ये जी। नहीं, मैं सहमत हूँ इस बात से, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और यही हथकंडा ये पश्चिम बंगाल में अपना रहे हैं, बाद में ये तमिलनाडु में भी यही करेंगे, इसके पहले भी ये कर चुके हैं। और ये पिछले 10 साल से जिस प्रकार से शासन कर रहे हैं उसमें हर एक स्तर पर ये दिख रहा है, ये किस प्रकार से लोगों को एक टूल बना लिए सीबीआई को और ईडी को। और आज लगभग उसी परिस्थिति में अमेरिका इनको पकड़ ली है, इसीलिए इनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है अमेरिका के विरुद्ध। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब, आज आपका आग्रह था कि आज आपके पास समय की कमी है, तो चलिए आज चर्चा को हम समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी आपसे दोबारा फिर चर्चा में शामिल होंगे। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।